हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए कहता है इतना का मदद करें, तो इसमें देखिए पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको आरोही क्रम में ले लीजिए। आरोही क्रम में यदि आप लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 5 6 7 8 9 10 और 12। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए दोनों ओर जो है, अब क्या कीजिए, 3 3 को छोड़ दीजिए, बीच में जो बचेगा उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो बीच में बचा है आपको 7 और 8, इन दोनों को जोड़िए, 7 + 8/2 यानी 15/2 कितना होगा, 7.5 यानी 7.5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे इसका मान कहता है ज्ञात करें, 1 + 10² - sec²। अब देखिए 1 + 10 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि आप देखेंगे या 10 ए के जगह 10 ए के जगह यदि आप ए के जगह 0 पुट करते हैं तो ये कितना होगा, 1 + 0 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और इंटू जो है यहाँ पे cot 0। ठीक है, ये क्या होता है, cot 0 हो जाएगा आपको, cot 0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, cos क्या होता है, cos/sin। ठीक है, यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप चलिए, यानी तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, 1 + 10a। ठीक है, 1 + 10a ये हो जाएगा आपको a + b का होल स्क्वायर, a² + b²। ठीक है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब माइनस sec² a इंटू में क्या है, cot a। अब यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 210a 1 + 210a 1 + 210a, और देखिए इसमें से माइनस यदि कॉमन करेंगे माइनस, तो sec² - 10² कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, sec² - 10² 1 हो जाएगा, इंटू में क्या है, cot a। ठीक है, तो ये 1, देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा आपको 210a इंटू cot a 10a cot a, ये कैंसिल, तो कितना बचेगा, 2, यानी सी ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है यदि 2/3a2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान। अब यदि ये, तो देखिए यहाँ पे समांतर, ये जो है समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, a - 2/3 बराबर होगा a - 2 - a। ठीक है, a - 2/3 बराबर क्या होगा, 2 - a। ठीक है, चूँकि t2 - t1 बराबर होता है t3 - t2, तो ये क्या होगा, अब यहाँ से यदि आप देखिएगा तो 3a, ठीक है, -2 बराबर होगा 6 - 3a। ठीक है, 6 - 3a यानी 6a बराबर कितना होगा, 8। तो ये बराबर होगा 8/6 यानी 4/3, यानी सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट की यदि बात करें 34, कहता इतना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में जो है स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मान लीजिए स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल ये है अमाउंट, यानी 1 से 2 हो जाएगा। तो इन दोनों में अंतर देखिए, एक का यानी ब्याज कितना का, 1 का, तो ब्याज गुने 100 बट्टा में देखिए मूलधन गुने, यहाँ पे समय लेंगे तो समय निकालना है। ठीक है, तो समय निकालिएगा तो ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुण, यहाँ पे होगा मूलधन गुने दर कितना है, 6.25, कितना है, 6.25। अब ये डेसिमल उड़ेगा ऊपर में, फिर 2 0, तो काट लीजिए, 25 25 625, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16। तो यहाँ पे जो समय निकल गया 16 वर्ष, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता दिया गया भाज्य इतना है, शेषफल 13 है और भाजक भागफल के 1/3 है। ठीक है, भाजक, तो मान लीजिए जो है भागफल को मान लेते हैं x, भागफल को मान लेते हैं कितना, x। तो यहाँ पे देखिए यदि भागफल को हम x मानते हैं तो भाजक क्या होगा, तो भाजक जो हो जाएगा भागफल का 1/3 यानी x/3। ठीक, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, अब देखिए ये
हो जाएगा कितना, इसको इस 3 को इधर लाइएगा तो 6600, ठीक है 6600, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39, एक्स स्क्वायर प्लस 39, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर होगा 6600 माइनस 39, यानी कितना 6561, ठीक है। तो x बराबर 6561, यानी x का मान कितना निकल जाएगा, देखिए 6500, x बराबर √6561, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या नहीं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्थान पर 1 आएगा। इसको छोड़ दीजिए, ये 8 के नज़दीक है, ठीक है, 8 के स्क्वायर के नज़दीक है 65। अब देखिए 8 को 9 से गुना करेंगे 72, जो कि 72 65 से कम है, इसका मतलब है 81 जो है इसका क्या है, वर्गमूल, ठीक। तो अब भाजक कितना है, भाजक है x/3, यानी 81/3 कितना होगा 27, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है इतना का मान क्या होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर x 2 के पावर x और 2 के पावर 2 बराबर कितना है 3। अब इसमें से 2 के पावर x कॉमन करेंगे तो 2 के पावर 4 16, ठीक है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना 3, यानी कितना होगा, तो 2 टू दी पावर x इंटू 12 बराबर कितना होगा 3, ठीक है। तो 2 टू दी पावर x बराबर होगा 1/4, ये कट जाएगा, ठीक है, क्या होगा 1/4, यानी 2 के पावर -2, यानी x बराबर कितना होगा -2, यानी -2 कहे तो बी ऑप्शन। अब देखिए किसी वृत्त के केंद्र O पर किसी एक जीवा QR 130 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। कहता कि Q और R पर की स्पर्श रेखाएं P पर मिलती हैं, कोण QPR की माप बताएं। 37 नंबर यदि देखें तो कहता किसी वृत्त के केंद्र O पर जो है केंद्र O पर उसकी जो है एक जीवा QR, मान लीजिए ये है जीवा है Q और R, ठीक है। QR जो है 130 डिग्री का कोण बनाती है, यानी केंद्र पर जो है यहाँ पे 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो कहता है Q और R पर स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक बिंदु P पर मिलती हैं। तो कहता कोण QPR, यानी ये कोण, इस कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों कोणों का योग जो है कितना होता है 180 डिग्री। ये यदि 130 है तो ये कितना होगा 50 होगा, कितना होगा, ये यदि 130 है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी ई ऑप्शन। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता। तो देखिए दोनों पासों के शीर्ष पर 12, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पासों को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी 36, ठीक है। अब NS तो 36 निकल गया। अब देखिए प्राप्त अंकों का गुणनफल कितना चाहिए 12, तो ये हो जाएगा आपको 2 6, ठीक है, उसके बाद 3 4, ठीक है, 4 3, उसके बाद 6 और 2, कितना हो जाएगा 6 और 2, तो 1 2 3 4। तो मेरे अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 4, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा 4 मेरे अनुकूल परिणामों की संख्या और टोटल परिणाम कितना 36, यानी 1/9 कट के कितना होगा 1/9 कहे तो सी ऑप्शन। 39 नंबर देखिए 39 है, कहता कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है। 39 में सी ऑप्शन प्रवीण सूद। तो देखिए प्रवीण सूद वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख है, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के वर्तमान प्रमुख तपन कुमार डेका हैं। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रवि सिन्हा हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते हैं। मार्च 2024 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के नए महानिदेशक पीयूष आनंद को बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 है, वर्ष 2024 का कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 40 का होगा डी ऑप्शन, क्या है डी ऑप्शन। तो देखिए वर्ष 2024 का कलानिधि पुरस्कार से TM कृष्णा और नीना प्रसाद को सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार TM कृष्ण को 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि डॉक्टर नीना प्रसाद को 2024 के नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नीना प्रसाद प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना है।
दिसंबर 2023 में पंडित गणपति भट्ट को तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीती है? तो ये हो जाएगा ई ऑप्शन। तो देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2024 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीती है। महिला प्रीमियर लीग 2024 में आरसीबी टीम की जो श्रेयंका पाटिल ने सबसे ज़्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की है। इस टूर्नामेंट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के शेफाली वर्मा ने लगाए हैं। ठीक है, दीप्ति शर्मा ने इस टूर्नामेंट में जो हरफन मौला प्रदर्शन के लिए सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार जीती हैं। आरसीबी की खिलाड़ी एलिस पेरी ने सर्वाधिक रन बनाकर WPL 2024 में ऑरेंज कप हासिल की है। आरसीबी टीम को WPL 2024 फाइनल मैच जीतने पर 6 करोड़ की जो है पुरस्कार राशि प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, कितने भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड 2024 पुरस्कार जीते हैं? तो सी ऑप्शन यानी 5। तो देखिए, 5 भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड 2024 जीते हैं। ठीक है, अब देखिए, ग्रैमी अवार्ड विजेता 2024 और संबंधित क्षेत्र, जैसे जाकिर हुसैन, ये तबला वादक है, इसको 2024 में ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार मिला है। फिर राकेश चौरसिया, ये बांसुरी वादक है। ठीक है, शंकर महादेवन, ये गायक है फ्यूजियन शक्ति समूह के द्वारा। ठीक है, तो शंकर वासुदेवन ये गायक है। उसके बाद गणेश राजगोपालन वायलिन वादक है। इस दोनों को फ्यूजन शक्ति समूह के द्वारा दिस मूवमेंट एल्बम के लिए बेस्ट ग्लोबल। फिर है कि सेल्वा गणेश जो है विनायकराम, ये तबला वादक है, म्यूजियम एल्बम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 2023 राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 43 का होगा ए, प्रो धीरज मोहन बनर्जी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रख्यात जो वैज्ञानिक प्रो धीरज मोहन बनर्जी को 2023 के राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, कहा कि अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत का कौन सा स्थान? 44 का होगा बी, दूसरा। तो देखिए, अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत दूसरा स्थान पर है। ठीक है, इसी सूची में 3 जो है पहले स्थान पर है। 2022 में भारत में हेपेटाइटिस बी की 2.98 करोड़ मामले और हेपेटाइटिस सी के 55 लाख मामले दर्ज किए गए थे। 28 जुलाई को जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, कहता हाल ही में आतंकवाद विरोध पर भारत कजाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समूह का आयोजन कहाँ किया गया? सॉरी, देखिए 45 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, अस्ताना। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, हाल ही में आतंकवाद विरोध पर भारत कजाकिस्तान संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन अस्ताना में किया गया। अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। हाल ही में भारत तथा कजाकिस्तान के बीच काजिंद सैन्य अभ्यास, ठीक है, ओटार कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। कहता अगस्त 2024 में पॉल कागमे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? 46 का ए, रवांडा। तो देखिए, अगस्त 2024 में पॉल कागमे को रवांडा देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो बने हैं। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 47 का ए ऑप्शन, 1874 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। ICS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ जो है टैगोर थे 1864 में।
फिर है कि अरविंद घोष को कुशल घुड़सवार नहीं होने के कारण आईसीएस से हटा दिया गया। 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय राजनीति को समर्थन देने के कारण आईसीएस से हटाया गया था। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। फिर है कि सिविल सर्विसेज की उम्र सीमा 21 से 19 वर्ष करने के विरोध में ऑल इंडिया लेवल का प्रथम जो विरोध एस.एन. बनर्जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट फिर है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, ठीक है, मजदायन सभी के लिए जो है सही संयोजन पहचानिए। 48 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी ये गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और रहनुमाई मजदायन ये नौरोजी फुरदोनजी। अब देखिए प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायन सभा से संबंध क्रमशः आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुरदोनजी से हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। प्रार्थना सभा के प्रेरणादायक केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, प्रार्थना सभा के प्रेरणादायक ये केशव चंद्र सेन थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में किया गया था। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। 49 नंबर देखिए, कहता है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता शायर बिस्मिल अजीमाबादी हैं। 1921 में अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना नाम से देशभक्ति कविता लिखी है। बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के उर्दू कवि थे। राम प्रसाद बिस्मिल अजीमाबादी की गज़ल को जब फांसी पर चढ़ते हुए गाए थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को सहयोगी के साथ काकोरी षड्यंत्र में फांसी दे दिया गया। फिर है शायर बिस्मिल अजीमाबादी की उक्ति का राम प्रसाद बिस्मिल ने लोकप्रिय बनाया। फिर है साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा भगत सिंह ने दिया। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से दी जाती है, यह भी सरदार भगत सिंह की उक्ति है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल द्वारा गाया गया है। 50 नंबर देखिए। नेक्स्ट है कहता किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? 50 का होगा ए। तो श्यामला दास कॉलेज भावनगर। देखिए श्यामला दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके माता का नाम पुतली बाई और पिता का नाम जो करमचंद गांधी है। कस्तूरबा गांधी उसकी धर्मपत्नी थी। गांधी जी 1887 में राजकोट जो हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद भावनगर के श्यामला दास कॉलेज में प्रवेश लिया। लंदन यूनिवर्सिटी से गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई की। बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ समय तक वकालत की। 1893 में जो है अब्दुल्ला शेठ नामक व्यापारी के मुकदमे के जो है पैरवीकार के रूप में जो है दक्षिण अफ्रीका गए। 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी चले गए। गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी 1915 में भारत अस्थायी रूप से रहने आए। 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में जो है उनकी हत्या की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए ऑप्शन सिद्धू और कान्हू। तो सन 1855 में संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू व कान्हू थे। कहा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व मुर्मू भाई बहनों ने की, जिनका नाम है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो। संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दमन
दमन एको संथाल परगना, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियाँ का क्षेत्र था। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 ईस्वी में जो है भागनीडीहा से प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह में बाहरी निचली जातियों के किसान भी संथालों समर्थन और सहायता कर रहे थे। नेक्स्ट है अगस्त जो है 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़ा गया। भारत में सबसे हिंसक जो है जनजाति विद्रोह संथाल विद्रोह था। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। संथाल परगना को जिला 1855 में घोषित किया गया था, लेकिन विधिवत कार्य 1856 में शुरू हुआ। संथाल विद्रोह शांति हो जाने के बाद नवंबर 1856 में जो विधिवत संथाल परगना जिला की स्थापना की गई और एस्ली एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। संथाल विद्रोह को 1857 के सैनिक विद्रोह का पुर्तगाली कहा जाता है। फिर है कि कोल विद्रोह 1831 से 32 का क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार था। इस आंदोलन का प्रमुख नेता जो है बुद्धो भगत था। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? 52 का ए अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे। अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेश बांधव समिति वर्तमान बांग्लादेश के जो बारिशाल जिले में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को जो बढ़ावा देना था। अश्विनी कुमार दत्त ने भारतीयों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद के लिए कोऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक की स्थापना की गई। प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908 से संबंधित है। 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर के सेशन जज डगलस किंग्सफोर्ड का गाड़ी जो है समझकर बम फेंका। ठीक है, भूलवश वकील केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए जो स्वयं आत्महत्या कर ली। वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत स्थापना की। नेक्स्ट है सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो देखिए सी ऑप्शन, नरमपंथी। तो सूरत विभाजन 1907 के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरमपंथी का नियंत्रण हुआ। सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया। सूरत कांग्रेस विभाग का तत्कालीन कारण अध्यक्ष पद को लेकर हुआ। इस विभाजन का मूल कारण जो है रणनीति को लेकर था। इस अधिवेशन में जो है उदारवादी ने उग्र विचार वाले नेताओं को जो बाहर कांग्रेस से कर दिया गया। सूरत अधिवेशन के संदर्भ में लॉर्ड मिंटो ने तत्कालीन भारत सचिव मार्ले को लिखा था कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। सूरत कांग्रेस अधिवेशन में H.W. नेविसन संवाददाता के रूप में मौजूद थे। फिर है कि उग्र विचारधारा के 4 प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष थे। उग्र विचारधारा के नेताओं को उदारवादियों की तरह वैधानिक दायरे के अंदर जो अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। उग्र विचार के नेता जो आक्रामक प्रतिरोध के सामूहिक आंदोलन तथा जो आत्म बलिदान में विश्वास करता था। इसके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रणों से पूर्ण स्वतंत्रता था। नेक्स्ट कहता सही जोड़ी मिलान करें। 54 का होगा बी, C.R. दास देशबंधु। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको देशबंधु C.R. दास जोड़ी जो है सही है। देशबंधु C.R. दास यानी चित्तरंजन दास को कहा जाता है, जबकि दीनबंधु C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। दीनबंधु C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। फिर इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, ठीक है, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। विलियम बेडरबन
विलियम बेडर बर्न ने 1910 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1907 में सूरत जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडियन हाउस का मुख्यालय ब्रिटिश सरकार के दबाव में लंदन से पेरिस जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मिलान करने वाला 55 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 का 3 यानी बेंगलुरु ये वायुयान। ठीक है, 4 सी का क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेंगलुरु वायुयान। 2 का 4 हो जाएगा कोरबा जो है ये एल्युमिनियम, और सी का फर्स्ट जमशेदपुर लौह इस्पात। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ है उसका 2 हो जाएगा, यानी मलाज खंड का हो जाएगा तांबा। तो देखिए बेंगलुरु वायुयान, कोरबा एल्युमिनियम, जमशेदपुर लौह इस्पात और मालाज खंड ये तांबा। बेंगलुरु में HAL की स्थापना 1940 में किया गया। कोरबा में जो बाल्को की स्थापना रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। फिर है कि टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया। मलाज खंड भारत का सबसे बड़ा तांबा खान है जो मध्य प्रदेश में है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, बी ऑप्शन 31। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या लगभग 31% था। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29% थी। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक नगरीकृत आबादी महाराष्ट्र की थी। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है गोवा 62.2%। सर्वाधिक जो है देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जो जनसंख्या है 31.16% है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकृत जो 27.81%। नेक्स्ट, सोमेश्वर श्रेणी पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है, तो सी ऑप्शन शिवालिका श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिका पर्वत श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला की भू आकृतियाँ बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में व्याप्त हैं। शिवालिका पहाड़ी का तीसरा भाग सोमेश्वर की पहाड़ी है जो लगभग 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी है जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी में अपेक्षाकृत युवा जो तलछठी चट्टानें हैं जिनमें बलुआ पत्थर और कंकर महत्वपूर्ण है। सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर तथा औसत चौड़ाई 4 से 6 किलोमीटर है। फिर रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच हरहा घाटी जो इन घाटी का एक संकीर्ण जो है अनुदैर्य घाटी है। ठीक है, उसके बाद शिवालिका श्रेणी की औसत ऊंचाई 250 से 280 मीटर तक है। बिहार के कैमूर के पठार विंध्य जो है कल्प से संबंधित है। बिहार के दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश में जो आग्नेय युगीन चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी है, तो सी ऑप्शन पुनपुन। सबसे कम लंबाई किलोमीटर में ये पुनपुन या उपनदी का है पुनपुन है। पुनपुन नदी की लंबाई 200 किलोमीटर है। पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार पलामू से होता है। बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसका उद्गम सोमेश्वर श्रेणी के जो विषमपुर के पास जो तरवा चौर के पास उससे हुआ है। बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया से प्रवाहित होती हुई जो जमालपुर के निकट गंगा में मिल जाती हैं। कमला नदी की कुल लंबाई 328 किलोमीटर है जबकि बिहार में 120 किलोमीटर है। कमला नदी का उद्गम नेपाल के जो सिंघोली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी से होती हैं। यह बिहार में मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती हैं। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है जबकि बिहार 260 किलोमीटर बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता कोसी नदी नेपाल काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई धाम से निकलती हैं तथा चतरा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती। नेक्स्ट है
कहता किस निम्नलिखित क्षेत्र या राज्य के जोड़ों में कौन सा जोड़ी सही नहीं है? बी ऑप्शन, यानी दंडकारण्य मध्य प्रदेश। तो दंडकारण्य मध्य प्रदेश जोड़ा जो है ये सही नहीं है। दंडकारण्य का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। दंडकारण्य को दो भागों में बांटा गया है, जिसे दंडकारण्य उच्च भूमि तथा दंडकारण्य घाट कहते हैं। दंडकारण्य उच्च भूमि के अंतर्गत जो है बस्तर का पठार तथा पूर्वी घाट के अंतर्गत जो है कालाहांडी का पठार सम्मिलित है। दंडकारण्य पठार से इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का एक भौतिक जो है क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति कौन सा है? ए ऑप्शन, भील। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति भील है। भील जनजाति मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। भील जनजाति के लोगों के रीति रिवाज राजपूतों की तरह एवं ये लोग भील भाषा का बोलते हैं। गोंड जनजाति भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती हैं। गोंड द्रविड़ जो है परिवार की जनजाति हैं एवं इनका भूत प्रेत और जादू टोने में अत्यधिक विश्वास है। संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जो जनसंख्या वाला जनजाति है। संथाल जनजाति कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। जनजातियों में जनसंख्या में भील के बाद गोंड का स्थान है। गोंड के बाद तीसरे सबसे बड़े आबादी वाला जनजाति संथाल है। तो पहले पे भील है, दूसरे पे गोंड है और तीसरे पे संथाल है। नेक्स्ट, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? 61 का ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो म्यांमार के साथ जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार में अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। अराकान योमा यहाँ के प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का पूर्वी मोड़ है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई यदि देखें तो बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर और 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद देखिए चीन की सीमा जो है भारत के साथ 3,488 किलोमीटर और 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। पाकिस्तान जो है ये 3,323 5 राज्यों के साथ, जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। नेपाल की सीमा 1,751 किलोमीटर 5 राज्यों के साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार 1,643 और 4 राज्यों के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान जो है 699 किलोमीटर 4 राज्यों के साथ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर 1 राज्यों के एक जो है लद्दाख के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात यहाँ पे की जाए, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? सी ऑप्शन, तो बघेलखंड। तो बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड को प्राचीन काल में करूस के नाम से जाना जाता था। सूरजपुर जिले के जो भैंसा मुंडा में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। फिर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर और जो है बरालमपुर जिले से होकर गुजरती है। न्यूटन के अनुसार जो है प्रकाश का वेग
ए ऑप्शन वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म एवं तीव्रगामी कणिकाओं के रूप में निकलता है। इस सिद्धांत के अनुसार वायु की अपेक्षा जल में प्रकाश का वेग अधिक होना चाहिए। अपवर्तनांक है, और अपवर्तनांक बराबर होता है आपतन कोण की जया बट्टा अपवर्तन कोण की जया। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग यानी चुंबकीय तरंग का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट देखिए, कहता प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन क्या होता है। ए ऑप्शन ताप के बढ़ने से बढ़ता है। तो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन ताप के बढ़ने से बढ़ता है। तापमान तथा सांद्रता के दो घटक हैं जिन पर किसी लवण के जल अपघटन की मात्रा निर्भर करती है। जल अपघटन की मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा सांद्रता में वृद्धि के साथ घटती है। फिर है कि अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे HCl + NaOH ये बनाएगा NaCl + H2। नेक्स्ट है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। बी ऑप्शन काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। पौधों के लिए सबसे खतरनाक कवक रस्ट और स्मस्ट है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। 66 नंबर की यदि बात करें तो देखिए, कहता ओम के नियम के अनुसार खाली स्थान होता है। ये ऑप्शन। तो नियत ताप, ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर विभवांतर समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती होता है I के। ठीक है, उसके बाद देखिए, ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक कारकों को नियत रखा जाए तो चालक तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी भी समानुपाती I, यानी भी बराबर होगा IR, जहाँ R है प्रतिरोध। ठीक है, R बराबर होता है V/I, यानी वोल्ट बटा एम्पियर। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध जो है निर्भर करता है चालक यानी तार की लंबाई पर। प्रतिरोध जो है निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर, ठीक है, चालक तार के क्षेत्रफल पर, तापमान पर। नेक्स्ट, कहता जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। सी DNA। तो जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत DNA। DNA से RNA के संश्लेषण को अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। DNA की रचना जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है चेनों द्वारा होती है। DNA की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। गुणसूत्र को आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। गुणसूत्र मैट्रिक्स तथा DNA का बना होता है। राइबोसोम RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट, कहता कौन सा एंजाइम स्टार्च को तरल शर्करा में विखंडित करता है। सी ऑप्शन एमाइलेज। तो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को जो है सरल शर्करा में विखंडित करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से 2 स्थानों पर मुख्यता से होता है। मुख में टाइलिन एंजाइम द्वारा, छोटी आंत में अग्न्याशय एंजाइम द्वारा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन पॉलीपेप्टाइड एवं पेट्रोस में करता है। लाइपेज द्वारा वसा का पाचन जो वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में होता है। फिर ट्रिप्सिन भी जो प्रोटीन का पाचन पॉलीपेप्टाइड्स में होता है। शर्करा कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों का इनमें से कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है। ए ऑप्शन अपघटक। तो देखिए, जीवों का अपघटक समूह मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो पारितंत्र के घटक 2 होते हैं। एक होता है अजैव घटक, दूसरा होता है जैव घटक। ठीक है, उसके बाद देखिए पेप्सिन, क्वेश्चन में देखिए 70, कहता प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। बी ऑप्शन पेप्सिन। तो पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में
पाचन जैसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में सहायता करते हैं। लाइपेज जो है एंजाइम मुंह में लिपिड और वसा के पाचन को सक्रिय करता है। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियस एंजाइम जो है न्यूक्लिक एसिड की न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बदलता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।